गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, यानी यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम पहले देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ है, यानी जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, समाजवाद कैसा आया ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का जो युग था वो देखते हैं। तो पिछला अध्याय जो मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति बताई थी, उस क्रांति के बाद की जो घटनाक्रम है वो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। यानी पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था। यानी हमने उस समय देख लिया था कि जो किस तरीके फ्रांसीसी क्रांति के बाद में यूरोप के अंदर जो है स्वतंत्रता और समानता के विचार फैलने लगे थे। ठीक है, फ्रांस को देखा देखी दूसरे यूरोपीय देश भी अपने यहाँ पे सब उसी तरीके का आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे, क्रांति करने के विचार कर रहे थे। ऐसा हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। ठीक है, आमूल परिवर्तन यहाँ पे ये है, इसका मतलब ये है कि जो समाज के अंदर जो चली आ रही जो सामाजिक संरचना है उसमें कुछ परिवर्तन जो पहले नहीं था वो चाहने लगे थे। परिवर्तन कैसा? समानता और स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, ये चाहते थे कि भाई समाज के अंदर भी क्या मिले, हमें समानता मिल जाए और स्वतंत्रता की भावना आए, स्वतंत्रता भी, समानता भी रहे, स्वतंत्रता भी मिले। ठीक है, तो ऐसी संभावना का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति ने किया था। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणी में बटा हुआ था। ठीक है, इन 18वीं सदी में से जो पहले जो फ्रांस था, मैंने आपको बताया था स्टेट्स में बटा हुआ था। स्टेट्स कितने थे? मैंने 3 स्टेट्स बता रखे थे आपको। ठीक है ना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट बताया हुआ था। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक, देखिए, समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग, ठीक है ना, तो जो कुलीन वर्ग होते हैं, जो कुलीन वर्ग जो बड़े जो वर्ग हैं, अमीर हैं, उनका शासन हुआ करता था। कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। ये पहला स्टेट है। ठीक है ना, ये प्रथम स्टेट्स हो गया, ये द्वितीय स्टेट्स हो गया, तो तीसरा जो बच गया वो किसान का जो तृतीय स्टेट कहलाता था। ठीक है, उनका नियंत्रण था। ये समाज में जितनी भी आर्थिक और सामाजिक सत्ता है वो किन के पास थी? कुलीन वर्ग के पास थी या चर्च के नियंत्रण में थी। लेकिन जब क्रांति हो गई तो क्रांति के बाद इस संरचना को क्या करना पड़ा? बदलना संभव दिखाई देने लगा। ठीक है, अब यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। यूरोप और एशिया के अंदर भी जो देश है वहां भी जो व्यक्तिगत जो अधिकार है कैसे होंगे, क्या स्वरूप रहेगा उसका, वो जो सामाजिक जो सत्ता है उस पर किसका नियंत्रण होगा, ऐसी चर्चाएं लोग करने लगे थे गलियों चौराहों में, चौपाइयों पे बैठकर। ठीक है, भारत में भी राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में हमने सुन रखा है, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था, तो भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। यानी इन लोगों ने भी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है उसके बारे में भारतीयों को बताया है कि इसका क्या महत्व हो सकता है और इसकी प्रेरणा लेके हम भी कैसे यहाँ पे वही चीज कर सकते हैं जो उन्होंने वहां पे अपने की है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। यानी और भी जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने क्रांति के बाद में यूरोप में जो स्थिति थी, तो कैसी स्थिति रही, उस स्थिति की चर्चा करने लग गए थे। अब देखिए, आगे चलकर उपनिवेशों में घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप जो है प्रदान करने में योगदान दे दिया। जो आगे जब चलने के बाद, आगे जब ये समय बढ़ता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे उपनिवेशों में जो घटनाएं घटने लगी थी वहां भी इन विचारों का नया रूप प्रदान करने में योगदान मिला। यानी वहां भी लोगों के मन में यही विचार है कि क्यों ना हमें भी समानता और स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और ये हमारा जो अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। और इस अधिकार के लिए हमें अपना स्ट्रेटेजी जो होती है, यानी किस तरीके से हमें अपनी योजना बनानी है, वो इससे काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे, यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। अब समस्या ये आती है कि जो यूरोप में जो लोग थे उनमें सब लोग कुछ आमूल परिवर्तन में पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो, वो चाहते थे कि जैसा है वैसे ही रहे। कारण इसका ये होता है कि उनको इससे फायदा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने इन परिवर्तनों को क्या किया, पक्ष में नहीं रहे ये लोग। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार तो थे,
लेकिन समस्या ये भी थी कि वो ये चाहते थे कि बदलाव कैसे हो, धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम ना हो। बदलाव कैसे हो, धीरे धीरे हो। ठीक है। अब देखिए, एक खेमा यानी एक ग्रुप ये मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन तो बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। लेकिन कुछ जो रूढ़िवादी थे, जो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनकारी समाधानों के पक्ष में थे, ठीक है ना। अब ये कुछ रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी जो होते हैं, जो पुराने ख्यालों के होते हैं, पुराने विचारों को मानने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रूढ़िवादी थे, तो कुछ उदारवादी भी थे जो आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि परिवर्तन के संदर्भ में असर क्या डाल रहा है वो चीज। फिर हम ये भी देखेंगे, इसके बाद एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। तो रेडिकल शब्द क्या है, मैं आपको अभी समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ले ले अपने टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक अपना रहेगा, उदारवादी, रेडिकल या रूढ़िवादी। देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, यानी समाज का जो परिवर्तन है उनको समर्थन करने वालों में एक समूह कौन सा, उदारवादी का था। अच्छा, अब उदारवादी जो होते हैं वो थोड़ा अपने जो नियम कानून होता है ना, उसमें थोड़ा ढील चाहते हैं। ये मतलब थोड़ी आजादी का समर्थन भी करते हैं, यानी ये मॉडरेट है, मीडियम वाले हैं, ये बीच वाले जो हैं, ना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं ज्यादा जो है नरम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। तो उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिल जाए। क्या चाहते हैं कि जितने भी धर्म है उन सबको क्या मिलना चाहिए, बराबर सम्मान होना चाहिए, इन सब लोग उसको सम्मान करें और जगह भी मिल जाए। अब यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थन करती थी। ठीक है। अब यूरोप में क्या है, प्राय एक ही धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, वो है क्रिश्चियन धर्म को। जैसे ब्रिटेन की जो सरकार है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती है। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया स्पेन में कैथोलिक चर्च का समर्थन करती है। देखिए, जो क्रिश्चियन धर्म है ना, ईसाई धर्म, उसके दो भाग हैं। जैसे हिंदुओं में भी है, ईसाई उसमें भी, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्मों में भी है। इनके दो ब्रांच है। एक ब्रांच होते प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट कहलाती है। और एक जो ब्रांच है उसको कैथोलिक कहते हैं। एक ब्रांच को क्या कहते हैं, कैथोलिक कहते हैं। ठीक है, ये दो ब्रांच होती है। इंग्लैंड जो है उसमें मुख्यतः प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा रहते हैं, जबकि बाकी देशों में कैथोलिक लोग ज्यादा रहते हैं सब ईसाई ही है। ठीक है ना। तो ये जो है स्पेन, ऑस्ट्रिया स्पेन में कैथोलिक चर्च का समर्थन करती थी। अब क्या हुआ कि जो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। अब उदारवादी ये कहते हैं कि जो वंश आधारित शासक हैं, यानी जिनका जो शासक है, जिनका वंश पर आधारित है, जिनका बेटे बाप के बाद जो बेटा राजा बन रहा है ना, उनको जो अनियंत्रित सत्ता है उस पर विरोधी थे ये। ठीक है ना। यानी नियंत्रण नहीं थी सत्ता, वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, वो ऐसा मानते थे। वे ये कहते थे कि जो व्यक्ति मात्र के जो अधिकार है उनका जो हनन करना या उन्हें छीनने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते थे वो। ठीक है। अब देखें, अब ये जो समूह है प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यानी ये समूह जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित है, प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित यानी चुनाव होना चाहिए। ये कहते हैं कि चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाए। ठीक है, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और उसमें सुप्रशिक्षित न्यायपालिका यानी कि कोर्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, कोर्ट की स्थापित किए गए, यानी कोर्ट द्वारा जो भी स्थापित किए गए कानून है उनके अनुसार ही कार्य किए जाए। ठीक है। फिर लेकिन ये क्या है कि ये समूह जो है लोकतंत्रवादी नहीं थे। ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको बताया कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी होते हैं जो समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं, रेडिकल जो होते हैं वो परिवर्तन ज्यादा चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादी जो होते हैं वो परिवर्तन बहुत कम चाहते हैं। ठीक है ना। तो सब में अंतर जो ये आ गया कि उदारवादी मीडियम हो गए, वो परिवर्तन चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे चाहते हैं। रेडिकल जो होते हैं वो पूरा परिवर्तन चाहते हैं।
सत्ता अपनी तरफ से करना चाहते हैं। रूढ़िवादी जो होते हैं वो पुराने ख्यालों के होते हैं, इसलिए वो परिवर्तन जो है वो चाहते ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये समूह जो था वो लोकतंत्रवादी नहीं था, ठीक है ना। ये लोग क्या थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी सभी नागरिकों को वोट का जो अधिकार है वो देने के पक्ष में नहीं थे। अब ये चुनाव जब होते हैं, भारत में अगर जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव में वोट देने के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो वोट देते हैं। अब वोट देने के लिए अधिकार किसको मिल रहा है, जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उसे क्या मिल रहा है, वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग ऐसे थे जो वोट डालने के जो वयस्क मताधिकार है, यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि सभी लोगों को वोट मिले, तो अब वोट देगा कौन, यानी मत कौन देगा। तो वो मानते थे कि वोट का जो अधिकार है केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए, यानी उन्हीं व्यक्ति को मिलना चाहिए जिनके पास क्या है, संपत्ति है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को वो चाहते थे कि वो वोट दे सके। अब इसके विपरीत अब देखिए, रेडिकल समूह के लोग जो हैं ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित होती है। अब ये तो कह रहे हैं कि जो देश में जो आबादी है वो अगर बहुमत से किसी को भी सरकार बनाने न्योता दे तो ऐसा होना चाहिए, तो वो सरकार बननी चाहिए, ठीक है ना। यानी ये चाहते थे कि सभी को वयस्क जो है, जितने वयस्क उनको मत का अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। ये ऐसा मानने वाले थे, इनको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे ये, यानी रेडिकल जो है उदारवादी से थोड़ा आगे हैं, ये महिलाओं को भी मत देने के अधिकार के समर्थक हैं, ठीक है ना। फिर उदारवादियों के विपरीत ये लोग क्या है, बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, ठीक है ना। ये चाहते थे, इनका क्या मानना था, इनके उदारवादी जैसे जो बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति है ना, उनको जो मिले विशेष अधिकार थे उनके खिलाफ नहीं थे। कुछ अधिकार के तो मानते थे कि नहीं होने चाहिए, नहीं बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। जबकि रेडिकल जो थे ये बिल्कुल खिलाफ हो गए थे इनके, कि जमींदारों को जो है और जो संपत्ति जिनके पास ज्यादा है उनको तो ऐसे विशेष अधिकार मिलने ही नहीं चाहिए। ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, ये चाहते थे कि लोगों की अपनी संपत्ति हो और उनको अपनी संपत्ति इकट्ठा करने का काम मौका मिलना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या कहते थे कि लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संक्रमण का विरोध जरूर करते थे। लेकिन इनका यह मानना भी था कि जो कुछ लोगों के पास जो इतनी सारी संपत्ति जो वो इकट्ठा कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। संपत्ति सबको इकट्ठा करने का अधिकार मिलना चाहिए, किसी एक को ही नहीं मिलना चाहिए कि कुछ ही लोग जो है वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, बाकी बैठे हैं, ठीक है, टाइम पास करें, ऐसा है। अब देखिए रूढ़िवादी क्या कहते हैं, आगे बढ़ लेते रूढ़िवादी पर। मैंने आपको बता दिया, रेडिकल बताया, मैंने आपको उदारवादी बताई, अब मैं आपको रूढ़िवादी बता रहा हूँ। ये तीन चीज है, आपको तीन चीजों को ध्यान से रखना है, सोचना है, समझना है, ठीक है। अब रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। रेडिकल रूढ़िवादी क्या है, ये न तो रेडिकल वाले की विचारधारा को मान रहा था, न उदारवादी विचारधारा को मान रहा था। ये क्या कहता था, फ्रांसीसी, लेकिन पहले तो दोनों खिलाफ ही था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पहले तो किसी को भी ये मानते नहीं थे कि भी आपको क्या करना है, बदलाव होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बाद में, कब, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में इनको भी लगा कि भाई नहीं, हमें ये क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो बदलाव करने ही पड़ेंगे, नहीं तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पुराने समय में 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, ठीक है। पुराने समय में क्या था, जो 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी थे आमतौर पर वो क्या करते हैं, वो परिवर्तन के विचारों का विरोध ही करते थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब 19वीं सदी में उनको भी लगने लगा कि भाई कुछ परिवर्तन तो बहुत जरूरी हो गए, ठीक है ना, और ये कुछ परिवर्तन नहीं होंगे तो क्या होगा, समाज में सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये हम देखेंगे कि उस समय यूरोप में औद्योगिक समाज कैसा था और सामाजिक परिवर्तन कैसे हो रहे थे, किस तरीके से होती है, हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसा था, तो राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक होता है, ठीक है ना। आपकी राजनीति कैसी होती है, रुझान किस तरफ है, उदारवादी की तरफ है, परिवर्तन की तरफ है, या परिवर्तन की तरफ नहीं है। इसी से क्या होगा, कोई ना कोई नए युग का क्या होगा, शुभारंभ होता है।
अब देखिए ये जो दौर रहा है, कौन सा दौर, परिवर्तनों का जो दौर रहा है, इसमें गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यानी ये जो समय रहा है, ये समय कैसा था, गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का समय था। ये एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, है ना, यूरोप में नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन रहे थे, इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। इन जो रेलवे भी थी उन्होंने क्या किया, काफी विस्तार कर चुके थे, नई रेलवे लाइनें बना ली थी, नए शहरों को जोड़ दिया था, शहरों की आबादी बढ़ रही थी, उन लोगों को औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण जरूरी भी था, और जो कच्चा माल है उसको भी वहां से जो खदानें हैं वहां से लाने में की जरूरत पड़ रही थी। तो ऐसा इन्होंने, इसके लिए इन्होंने रेलवे का भी विस्तार भी किया और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई। अब औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। यानी ये जो सभी लोग हैं, औरतें होंगी, आदमी होंगे, बच्चे, उन सबको काम करने के लिए श्रमिक के रूप में जो है कारखानों में ला दिया। यानी जो कारखानों के जो मालिक थे उनको काम करने के लिए श्रम की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है, श्रम। अब देखिए, अब देखिए क्या घटनाक्रम हो रहा है। अब ये लोग काम तो कर रहे हैं, काम का समय तो बहुत ज्यादा हो गया, मैंने 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे इनको काम करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरी इनको क्या दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम दिया जा रहा है। अब समस्या क्या आती है, बेरोजगारी की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ गई है तो बेरोजगारी की समस्या आम हो गई। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। शहर कैसे थे, तेजी से बसते थे और बड़े होते जा रहे थे। उदारवादी और रेडिकल दोनों इस समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के खुद के पैसे लगा रखे थे, उसमें काम जो है वो कर रहा था। उदारवादियों और रेडिकल के पास भी काफी संपत्ति थी, पैसे काफी इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने, और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे थे, ठीक है ना। इन लोगों ने भी खूब पैसे इकट्ठे किए थे, कमाए हुए थे, संपत्ति का अपना केंद्रण किया हुआ था, और यहाँ पे इनके पास काफी लोग नौकरी भी कर रहे थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इन्होंने क्या कहते, जो व्यापार भी किया था, खूब सारा अलग अलग देशों से व्यापार करते थे, औद्योगिक व्यवसाय करते थे। इन सब के जरिए इन्होंने क्या किया था, धन दौलत को क्या किया, इकट्ठा किया। अब इन्हें लग रहा था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ मिल जाए। कौन सी व्यवस्था का, व्यापार और उद्योग का, ठीक है। ये भी कब होगा, जब मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक क्या हो जाए, पढ़े लिखे हो जाए। अब देखिए, ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध भी थे। ये नहीं चाहते थे कि लोगों को जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनको जन्म से ही मतलब कुछ विशेष अधिकार दे दे, क्योंकि राज्य ऐसा कई जगह पे करता था, ठीक है ना। जो लोग अमीर थे उनको बहुत ज्यादा ही विशेष अधिकार दे रखे थे, ठीक है ना। ऐसे इन विशेष अधिकारों को ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध करते थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास है। ये चाहते थे कि जो व्यक्ति है वो अपना प्रयास करता रहे, श्रम करता रहे, और उद्यमशीलता यानी नए नए उद्योगों को चलाता रहे, ऐसा ये चाहते थे। और ये भी मानते थे कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, और जिनके पास पूंजी है, ये जो पैसा है, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है ना। यानी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है, और बिना रोक टोक वो कार्य कर सके। यानी जो भी गरीब है उनको काम मिल जाए, पैसा जिसके पास है वो कोई काम कर सके, कोई दूसरा बिजनेस कर सके, तो इससे समाज की क्या होगी, तरक्की ही होगी, सीधी सी बात। फिर यूरोप में, देखिए यूरोप में 1815 में जिस तरह सरकारें बन रही थी या बनी थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। मैंने जो सरकार उसमें बनी थी, वो सरकार जो थी अत्याचारी शासक थी, अत्याचारी सरकार थी, लोगों को खूब अत्याचार होते थे, बेरोजगारी बहुत थी, महंगाई बढ़ गई थी, लोगों को खाने के लिए नहीं था। तो ऐसे शासन को, ऐसी सरकारों को ये हटाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल जो हैं,
वो क्रांति के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि भाई हम क्रांति करके ऐसी सरकारों को हटाए और ऐसी सरकार का निर्माण करें जो हमारे लिए कार्य करे। ठीक है, अब देखें, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस, ऐसी सरकारें, ऐसे लोक क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में कई ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी बन गए और ये सब के सब राजाओं के जो तख्तापलट करने प्रयास करने लगे। यानी ये जो भी देश बताए यहाँ पे, शासन किसका था? सरकारों का नहीं था, राजाओं का शासन था। तो इन राजाओं के शासन में तंग आके इन लोगों ने इनका तख्तापलट करने का प्रयास करना शुरू कर लिया था। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाह रहे थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, देखिए, राष्ट्रवादी जो है, जो राष्ट्र को मानते हैं, जिनमें देशभक्ति होती है, ऐसे कार्यकर्ता चाहते थे कि क्रांति हो, तो क्रांति के माध्यम से हम ऐसे राष्ट्र बनाए, अपने ऐसे राष्ट्र की स्थापना करें जिसमें सभी नागरिकों को हम क्या करें, समान अधिकार प्रदान कर सके, जिनको सभी अधिकारों को, सभी सरकारों को, मतलब सभी नागरिकों को हम एक जैसा अधिकार दे सके, भेदभाव ना हो। ठीक है, फिर 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी, ठीक है ना, ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी इसने। ठीक है ना, जैसे कि जो मेजिनी था एक राष्ट्रवादी था, इस राष्ट्रवादी ने 1815 में जो है कई ग्रुप बनाए थे, कई लोगों को संगठित किया था। तो ये एक ऐसा, मतलब इसने ग्रुप बना रखा था अपने समर्थकों का, जिसने मिलकर राजा के खिलाफ क्या रची, साजिश रची। भारत से ही दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसी रचनाओं को पढ़ने लगे थे। यानी कई चीजें उसने लिखी थी, उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए भारत समेत जो कई जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है ना, देशभक्त जिसको हम कहते हैं, क्रांतिकारी जिसको कहते हैं, उन्होंने कार्य करने शुरू कर लिए थे। ठीक है ना, उसकी किताबों को पढ़ते थे, समझते थे। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्र समाजवाद का आना, यूरोप में समाजवाद का आना समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। देखिए, समाज क्या है, समाजवाद क्या है? समाज के पुनर्गठन की संभवतः है ना, यानी समाज का क्या करना, पुनर्गठन करना है, और इसके लिए सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी है? समाजवादी है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था और उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। ठीक है ना, 19वीं सदी, देखिए जो सदी होती है ना, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1800 की बात करते हैं। ठीक है, यानी साल 1800, तो सदी कौन सी हो जाएगी? 19वीं। तो सदी हो गई 19वीं, और ये क्या हो गया? वर्ष हो गया। तो वर्ष, सदी जो होती है ना, जो वर्ष चलो से एक वर्ष, एक युग पीछे हो जाती है। जैसे देखिए, हम अभी हम बात कर रहे हैं 2000 की, तो अभी सदी कौन सी हो जाएगी? 21वीं सदी हो जाएगी। और जब हम बात करेंगे 2000 से आगे की बात करते 3000 पे आएंगे, तो सदी कैसी हो जाएगी? तब सदी हो जाएगी 22वीं सदी हो जाएगी। इस तरीके से सदी जो है चलती है। ठीक है ना, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे चाहते थे कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। यानी संपत्ति जो है वो निजी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या की जड़ है। इन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, संपत्ति को क्या करते हैं, अपने स्वामित्व में ले लेते हैं, वो खुद इकट्ठा करते हैं संपत्ति, दूसरे लोगों को नहीं मिलती इस चीज की, क्योंकि ऐसा उनके विशेष अधिकार भी था संपत्ति इकट्ठा करने की। दूसरे लोगों को ऐसा कोई अधिकार दिया नहीं जाता था सरकार की तरफ से। ठीक है, तो समाजवादी क्या करते थे, वो ये चाहते थे कि निजी संपत्ति होनी नहीं चाहिए, संपत्ति का अगर अधिकार है तो सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी कोई खास वर्गों को नहीं मिलना चाहिए। अब कारण क्या है, वो क्यों मानते थे ऐसा? तो उनका ये मानना भी था, उनका ये तर्क भी था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता रहे, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है जिससे दूसरों को रोजगार मिल भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, संपत्ति तो है, रोजगार भी दे रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर क्यों वो ये मना करते कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए निजी? तो ये कहते हैं कि जो संपत्तिधारी व्यक्ति है
ये क्या करेगा, ये केवल अपने फायदे के लिए ही काम करेगा, ये इसको मतलब किसी अपने फायदे का है, दूसरे के बारे में कभी ये सोचेगा नहीं। सीधी सी बात है, अमीर वर्ग जो भी होगा वो फायदा अपना ही देखेगा, दूसरों का फायदा उसे देखना नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, ठीक है ना। और आप अभी करंट स्थिति देख लीजिए, अभी जो इसमें स्थिति है उस स्थिति में भी यही है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलबी हो गए हैं, जिनके पास संपत्ति है वो और ज्यादा संपत्ति इकट्ठे करने की कोशिश में लगा हुआ है, ये इनके प्रकार ने कैसे भी करके कि ज्यादा ज्यादा पैसे उसके पास आए, और दूसरे जो लोग हैं जो उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको वो इतना पैसा देते भी नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वही कंडीशन जिनके पास कौन है, संपत्तिधारी है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, केवल अपने फायदे के लिए ही कार्य करेगा, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचेगा वो, और ये फैक्ट भी है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए अगर संपत्ति पर जो देखिए, संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण अगर हो जाए तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो समाजवादी के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। समाजवादी जो है भविष्य के बिल्कुल अलग तरीके से सोचते थे। कुछ समाजवादी ये कहते थे कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी रखते थे। जो उद्यम है, जो उद्योग है, सामूहिक हो जाए, यानी एक व्यक्ति स्वामित्व न रख के 4-5 व्यक्ति कुछ ग्रुप मिलके जो है वो नया उद्यम अपना स्थापित करे, ऐसा इनका मानना था। किसका था, समाजवादी का मानना था। अब इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति कौन, रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास इसने किया, ठीक है। कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बनाए जा सकते हैं। ये समाजवादी कहते हैं कि केवल अकेला व्यक्ति जो है बड़े सामूहिक हित नहीं बना सकेगा, और वे ये चाहते भी थे, क्या चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक हित नहीं बनाई जा सकती, नहीं बना, यानी सरकार जो है अपनी तरफ से सामूहिक हित नहीं बना सकती है, और वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से क्या करे, सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी फार्मिंग होनी चाहिए। अब कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव देखें, कोऑपरेटिव जो है ऐसे लोगों के समूह होते हैं जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव कौन हो जाएंगे, ऐसे लोगों के समूह होंगे जो मिलकर चीजें बनाएंगे, साथ में मिलकर 2 या 4 लोग मिलकर कुछ चीजें बनाएंगे, और जो भी मुनाफा होगा वो उनके काम के हिसाब से भी, किसका क्या काम है उस काम के हिसाब से क्या करेंगे, आपस में उसको बांटेंगे, ठीक है ना। देखिए कोऑपरेटिव का उदाहरण अमूल डेयरी वाला है, ठीक है ना। आप देखिए कार्ल मार्क्स जर्मनी के बहुत बड़े विचारक रहे हैं। कार्ल मार्क्स जो है 1882 इनका समय रहा है, और फ्रेडरिक एंगल, ये 2 ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 1820 से 1895 दोनों का लगभग कार्यकाल साथ ही था। इन्होंने इस दिशा में कई नए तर्क भी अपने प्रस्तुत किए थे। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज होता है। क्या होता है ये, औद्योगिक समाज क्या होगा, पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स से कहता है कि जो औद्योगिक समाज है, पूंजीवादी समाज यानी पैसा वाला समाज है, फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी हुई है उस पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, यानी पूंजीपति जो है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनका ही स्वामित्व रहेगा, वही उसके मालिक है। और पूंजीपतियों का जो मुनाफा है कौन कैसा आएगा, मुनाफा कैसे आ रहा है इनको, ये मजदूर की मेहनत से आ रहा है, ठीक है। तो मार्क्स ये कहता है कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। यानी जो मुनाफा इनको हो रहा है, मुनाफा को यही लेते जाएंगे, यही इकट्ठा करते जाएंगे, मजदूरों में नहीं देंगे, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार कैसे होगा, ये इनका ऐसा कहना था। तो अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए
मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स। यानी पूंजीवाद के शोषण से मुक्त करवाना पड़ेगा मजदूरों को, और मुक्त करवा देंगे ना मजदूरों को तो इससे एक अलग ही प्रकार के समाज बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, जो संपत्ति होगी पूरे समाज में, यानी संपत्ति पे जो नियंत्रण किसका होगा, पूरे समाज का होगा और उन्हीं का स्वामित्व होगा। ठीक है। चलिए, अपने भविष्य के लिए इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम भी इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या कहा? साम्यवादी समाज का है। अब देखिए, समाजवाद के लिए समर्थन 1870 का जो दशक है, इसके आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। ठीक है। अपने प्रयासों, समाजवाद होता है जो समाज का निर्माण, समाज में परिवर्तन चाहते हैं, अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। ठीक है। अब इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए एक संगठन बनाना शुरू किया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। आप देखिए, आपके लिए एक नया शब्द आया है, मताधिकार। अब मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, अपने सरकार को चुनने का अधिकार जो दिया जाए उसको मत अधिकार कहा जाता है। और ये मताधिकार केवल वयस्कों को ही दिया जाता है, जो बड़े हो जाते हैं, जो बुद्धि से मैच्योर होते हैं, जिनको समझ हो जाती है, उनको ये अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन ये अब की बात है, पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल संपत्ति जिसके पास है उसको मताधिकार दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? जिसके पास संपत्ति है उसी को मत का अधिकार है, बाकी के पास नहीं। तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वह पार्टी की मदद भी कर लेते थे। क्या करेंगे? जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते भी थे। संसदीय चुनाव, जो संसद के लिए जो चुनाव होते थे, उसमें वह पार्टी की मदद करने लग गए थे। अब देखिए, 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। किसने बनाई ये पार्टी? ब्रिटेन में जो समाजवादी थे और ट्रेड यूनियन थे, इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, लेबर पार्टी, जिसको मजदूर पार्टी कहते हैं। फ्रांस में भी सोशल पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। देखा देखी सब काम करते ही हैं। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। 1914 तक तो ऐसा इनको मौका मिला ही नहीं कि अपनी सरकार बना लेंगे। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवाद